नमस्कार साथियों, राजस्थान के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग राजस्थान जीके कवर करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान की हस्तकला से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और चलिएगा, सबसे पहला ही प्रश्न हम लोग हल करते हैं। चित्तौड़ की जो कावड़ कला है उससे संबंधित कलाकार का नाम कौन सा है, मतलब उस चित्तौड़ की जो कावड़ कला है उससे कौन से कलाकार इनमें से जुड़े हुए हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कावड़ कला को समझते हैं। देखिएगा, ये जो तस्वीरें हैं आपके सामने तीनों कावड़ कला की ही हैं। इसमें होता क्या है, ऐसे देखिएगा ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, कावड़ जो होती है कावड़ ही है तीनों। और इस प्रकार से ये दरवाजे बंद हो जाते हैं जब कावड़ जब इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे ये दरवाजा है, अब इसको प्रदर्शित करेंगे तो इसमें कहानियां लिखी होती है। कहानियां लिखी नहीं, मतलब कहानियां चित्रित होती है। तो अब ये जो दरवाजा है ये ऐसे खुलेगा तो ये ऐसे खुल के, ऐसे समझिए ये जो दोनों है इस प्रकार से हो गया। फिर ये एक बार और खुलेगा तो 3 हो गए, और ऐसे खुलता 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 पूरी कहानियां हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है राजस्थान में कावड़ कला। अब कावड़ कला चित्तौड़ में कौन सा ऐसा कलाकार है जिनका संबंध है चित्तौड़ की कावड़ कला से, तो उनका नाम सामने आता है मांगीलाल मिस्त्री का नाम सामने आता है। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनकारी और मुन्नवती कला का कार्य रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो ऊंट की खाल पे जो कलाकृति होती है, जैसे आप लोग अगर पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने ये बहुत देखा होगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में इतना ये देखने को नहीं मिलता। खैर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे मैंने इमेजेस लगा दी है ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ पे हमने 4 फोटो या 4 तस्वीरें रखी है जिनमें ऊंट की खाल पे चित्रकारी या एक तरीके से स्वर्ण मीनकारी की जा रही है। जैसे ये दूसरी तस्वीर है, इसमें तो जिले का नाम भी उत्कीर्ण है, बीकानेर का नाम। ठीक है, तो ये चारों जो है, ये चारों क्या कौन सी कला से संबंधित है, इसका क्या नाम है, तो उस्ता कला इसका नाम है। ठीक है, उस्ता कला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए, आप लोगों को अगर हेयर कट वगैरह इस प्रकार का बनाते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे ही तो बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो ऊँटों की ऐसी कटिंग की जाती थी। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि उस्ता कला से अपनी कटिंग को याद रखिएगा, मतलब अपनी जो कटिंग है उसको जोड़ के पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि फड़ के वाचक कौन थे। ये प्रश्न क्या बना भाई, कौन सी फड़ के वाचक। आई थिंक हमने प्रश्न अधूरा ही लिखा है, तो इसका आंसर तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। हालांकि एनिमल अटेंडेंट 2023 की जो भर्ती हुई थी, 23 नहीं 24 में हुई थी, और दिसंबर 2 शिफ्ट 1 का पेपर है उसमें आया हुआ है। तो हो सकता है वहाँ आपको पूरा प्रश्न देखने को मिल जाए। और अगर इतना ही प्रश्न आया है तो हम लोग देखेंगे, फिर इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। हालांकि जो हमारी फड़ है वो क्या होती है, तो उनके लिए मैंने आपको 4 तस्वीरें उपलब्ध करवा रखी है। राजस्थान में तो हर एक चीज की फड़ है। अमिताभ बच्चन की भी फड़ बना दी, बताओ। ठीक है, तो मतलब जो एक्टर हैं उनकी भी फड़ बना दी। बहुत सारे जैसे लोक देवता जो है राजस्थान में, उनकी फड़ विद्यमान होती है। तो फड़ होती क्या है वास्तविक तौर पे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई कानबेलिया जाती है, वो मतलब फड़ का वाचन कर रही है। ठीक है, तो किस प्रकार से फड़ का वाचन होता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए जो कानबेलिया जाति में पुरुष जो है वो तो वाद्य यंत्र बजा के और कहानियां वगैरह बता रहे, फड़ का वाचन कर रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, हाथ में लालटेन या फिर मोमबत्ती लेके, जैसे पहला ये वाली जो चित्र है इसकी कहानी बताई जा रही है तो यहाँ इस पे प्रकाश डाल के रखती है। इसके बाद में जब कहानी आगे बढ़ती है तो मान लीजिए अब इस फोटो को दिखाया तो यहाँ पे लालटेन लेके आते हैं ताकि ये जो तस्वीर है ये प्रकाशित हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो इस पे प्रकाश डालती हैं, और जो पुरुष है वो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते करते और जो फड़ है उसका वाचन करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और उसकी हस्तकला का संबंध सही ढंग से जोड़ा गया है। आपको 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको बताना है कि कौन सी सही से सुमेलित है। पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर कागज बनाने की कला, तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। सवाई माधोपुर जो है कागज बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार की कलाकृतियां सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। दूसरा है नदबई भरतपुर। नदबई भरतपुर जो है वो लकड़ी की कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध न होकर किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़े की जूतियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बस्ती गांव चित्तौड़ चमड़े की जूतियां बनाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये जो है ये लकड़ी के हाथी घोड़े मोर इस प्रकार की जो कलाकृतियां हैं ये बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नीचे करते हैं, रुकेगा, ये आप देख सकते हैं। आगे है अभ्रक की छपाई, या अभ्रक को हम लोग भोंडल भी बोलते हैं। तो इसकी छपाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध नहीं है। इसकी छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है,
इसकी छपाई के लिए भीलवाड़ा जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, भीलवाड़ा जो है वो प्रसिद्ध है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गलीचे और दरियों के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आपको पांचवा प्रश्न में बताना है कि जो गलीचे और दरिया जो है इनका निर्माण करने के लिए इनके संबंध में कौन सा जो कथन है आपका वो सत्य कथन है। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन ए है, इराक के शाह अब्बास द्वारा भेंट किया गया गलीचा बीकानेर संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन बी, बीकानेर जेल में निर्मित गलीचे सर्वाधिक सुंदर माने जाते हैं। ऑप्शन सी, सालवास गांव जोधपुर में जो स्थित है दरियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि गलीचों का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन डी, टोंक ऊनी नमदो के लिए प्रसिद्ध नहीं है, केवल गलीचे यहाँ बनाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है आपको ये बताना है। आपने सुना होगा, मैंने तो सुन रखा है, आपने सुना होगा कि नहीं सुना हो मुझे नहीं पता। देखिएगा जो बीकानेर जेल है वहां के जो गलीचे निर्मित होते हैं वो सर्वाधिक सुंदर माने जाते हैं, ये कथन सत्य है आपका। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? और गलीचे होते क्या है, जैसे ये तो मैंने इमेज वो नहीं ली, बीकानेर वाली मुझे मिली नहीं। हालांकि जो मतलब आप लोग घर में बिछा के रखते हो ना, कई बार जैसे मिट्टी वगैरह अंदर ना आ जाए, या फिर उसका ही बड़ा स्वरूप आप लोग मान लीजिएगा। जैसे हमारी भाषा में तो उसे पायदान बोलते हैं, तो पायदान का ही एक बड़ा स्वरूप आप लोग मान लीजिएगा। ये तो नहीं होता, हालांकि इसका जो बड़ा स्वरूप है वही गलीचे या दरिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मसूरिया या फिर कोटा डोरिया बुनाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कोटा डोरिया की साड़ियां जो होती है, ठीक है, कोटा डोरिया की साड़ियां होती है वो प्रसिद्ध होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपके सामने मैंने दो तस्वीरें रख रखी हैं, ये दोनों की दोनों तस्वीरें कोटा डोरिया की जो साड़ियां हैं उन्हीं की है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है, ये बुनाई कैथून गांव कोटा के बुनकरों द्वारा सूती रेशमी धागों और जरी के प्रयोग से की जाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है, कोटा डोरिया साड़ी की पहचान वर्गों की संख्या 300 से होती है। कोटा डोरिया साड़ी की पहचान वर्गों की संख्या 300 से होती है और इसमें 1761 में झाला जालिम सिंह ने शुरू करवाया था, बिल्कुल सही है दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा क्या दिया गया, मसूरिया साड़ी का नाम मैसूर के बुनकर महमूद मसूरिया के नाम पर पड़ा और इसे जीआई टैग प्राप्त है, बिल्कुल सही है तीसरा भी। एंड चौथा हमारा ऑप्शन है, कैथून के अलावा मांगरोल बाड़मेर में भी ये बुनाई सर्वाधिक प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत है। कैथून कोटा की ही ये बुनाई प्रसिद्ध है, ठीक है, इसके अलावा वगैरह का नहीं, ये गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी छपाई शैली बाड़मेर से संबंधित है? और इसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग दोनों तरफ छपाई के साथ किया जाता है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा कि कौन सी छपाई है वो बाड़मेर से संबंधित है और इसमें से लाल और नीले रंग का जो प्रयोग है वो दोनों तरफ छपाई के साथ किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड देखिएगा जरा कि ये जो नोट्स है इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप लोग वहां से भी ये नोट्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आपको चैनल के बायो में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं और कई बार तो हम लोग जैसे सीरीज अभी मैं बना रहा हूँ राजस्थान हिस्ट्री की, लगभग 1000 से 1500 प्रश्न की सीरीज मैं बना रहा हूँ, तो वो भी अपलोड कर दूंगा, तो उससे भी आपकी जो राजस्थान की हिस्ट्री है स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 जो आपको दिया है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर की कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। आपके सामने दोनों जो उदाहरण है वो अजरक प्रिंट के प्रस्तुत है। दापू प्रिंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 8वां प्रश्न है, दाबू प्रिंट के संबंधित प्रश्न है। अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल है, बिल्कुल सही है। दाबू प्रिंट में रंग न चढ़ने वाले स्थान को लई या लुगदी से दबाया जाता है जिसे दाबू कहते हैं, बिल्कुल सही है, और इसी के कारण इसका नाम जो है वो दाबू प्रिंट पड़ा है। सांगानेर और बगरू में गेहूं के बींधड़ का दाबू प्रयोग होता है, जबकि सवाई माधोपुर में मोम का दाबू प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है, आपका ऑप्शन सी भी सही है। दाबू प्रिंट में लकड़ी का छापा बटकाड़े कहलाता है, जिसे छिपा जाति के लोग बनाते हैं, तो आपका जो ये ऑप्शन है ये चौथा गलत है, इसी कारण से यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले का आकोला जो गांव है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ जिले का आकोला गांव, ये जो हमें पहले यहाँ दिया है ये दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ के अनुकूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये प्रश्न है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दाबू प्रिंट में लकड़ी का छापा प्रयोग किया जाता है जिसे बटकाड़े कहते हैं,
और छिपा जाति के लोग इस बटकाड़े को बनाते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आपके सामने 2 तस्वीरें मैंने प्रस्तुत कर रखी हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ये बटकाड़े होते हैं इनका निर्माण जो है ये खरादिए द्वारा किया जाता है, खरादिए, ठीक है, न कि छिपा जाति के द्वारा। चलिएगा आगे चलते हैं। जो छिपा जाति के लोग हैं वो तो इस प्रिंट में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंदेज रंगाई के संदर्भ में सही नहीं है, हमें सही नहीं बताना है। पहला ऑप्शन है, जोधपुर और जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है और राज्य में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में स्थित है, सही है। दूसरा है, बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में होता है और इसके कारीगर तैयब खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सही है ये भी। महिलाएं बंदेज की साड़ी और ओढ़नी पहनती हैं, जबकि पुरुष इसके साफे नहीं बांधते, साफे नहीं, बंदेज के साफे भी प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सही नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। बंदेज को टाई एंड डाई के नाम से भी जाना जाता है, तो ठीक है ये भी सही है। चलिएगा, आपके सामने जो दोनों दिए हैं ये उदाहरण बंदेज के ही हैं, और पहला और दूसरा दोनों ही बंदेज के ही उदाहरण हैं। पुरुष भी साफे पहनते हैं भाई, ठीक है, बंदेज के साफे पुरुष भी पहनते हैं। टेराकोटा और मूर्तिकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? टेराकोटा और मूर्तिकला के संदर्भ में कौन सा गलत है? मोलेनराम टेराकोटा कला का प्रमुख केंद्र है, जहां मिट्टी में गधे की लीद मिलाई जाती है, बिल्कुल सही है। अलवर की कागजी टेराकोटा मिट्टी की बारीक और परतदार कलात्मक वस्तुओं के लिए जानी जाती है, ये भी सही है। राजस्थान में मूर्तिकला का व्यवस्थित विकास गुप्त काल से शुरू हुआ, ये गलत है। बीकानेर में हेरम्ब गणपति शेर पर सवार की मूर्ति स्थापित है, सही है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। कागजी टेराकोटा जो है वो अलवर की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान में व्यवस्थित ढंग से मूर्तिकला का जो प्रारंभ है वो गुप्त काल से नहीं, मौर्य काल से प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? मौर्य काल से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध होती है भाई, ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। देखिएगा, इस कला की शुरुआत जयपुर में महाराजा मानसिंह प्रथम ने की और इसका विकास का श्रेय राम सिंह को है। क्या करना है हमें? सही कथन, तो पहला तो सही है बिल्कुल, तो फिर मतलब आगे के तीनों ही गलत हो जाएंगे क्या? देखिएगा, ब्लू पोट्री का जन्म भारत में हुआ और यह जयपुर से ईरान तक फैली, ये गलत है। ईरान में जन्म हुआ था और ईरान से जयपुर में आई थी। कोटा की सुनहरी ब्लैक पोट्री में लाख के रंगों का प्रयोग होता है, ये भी गलत है। कृपाल सिंह शेखावत को इस कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी गलत है, ठीक है। देखिएगा, जो कृपाल सिंह शेखावत है वो इसके सिद्धस्त कलाकार थे, मतलब कि बहुत प्रसिद्ध किया कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री को, और इस कला के योगदान के लिए 1974 में उन्हें पद्मश्री और 1980 में उन्हें कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया, न कि उन्हें पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये समझ में आ गया होगा। और बीकानेर की जो पोट्री होती है ना उसमें होता है लाख के रंगों का प्रयोग, समझ में आया? तो हम मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं कि क्यों गलत है। ये तो इसीलिए गलत है क्योंकि जयपुर में तो आई थी, ये जयपुर में थोड़ी ना इसका जन्म हुआ था। दूसरा, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये कोटा में नहीं, ये बीकानेर में है, लाख के रंगों का प्रयोग वाली। कृपाल सिंह शेखावत को पद्म भूषण नहीं पद्मश्री दिया गया था, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 है कि लाख की हस्तकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही कौन सा है ये हमें बताना है। पहला है, लाख की चूड़ियां केवल जयपुर में बनती है और इसे मोगड़ी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। महाराजा मानसिंह प्रथम के समय लाख कला को संरक्षण मिला और ये जोधपुर में सर्वाधिक विकसित हुई, गलत है। अगला प्रश्न है, सवाई माधोपुर और इंद्रगढ़ में लकड़ी के खिलौनों पर खराद से लाख का पक्का नाम किया जाता है, ये सही है। सवाई माधोपुर और इंद्रगढ़ में लकड़ी के खिलौनों पर खराद से लाख का पक्का काम किया जाता है, जो ऑप्शन सी है हमारा सही है, आंसर भी यही हो जाएगा। लाख का काम केवल चूड़ियों तक सीमित है और इसमें कांच का प्रयोग नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा, जी हाँ, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि हाथी दांत की चूड़ियां और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन करिएगा भाई, ठीक है। जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियां बनाई जाती है और यह राजस्थानी महिलाओं में सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला, ये तो सही है। आगे क्या, जयपुर के आमेर महल में चंदन के किवाड़ों पर 17वीं शताब्दी की हाथी दांत की पच्चीकारी का काम देखा जा सकता है, ये भी सही है हमारा।
उदयपुर और पाली में हाथी दांत की चूड़ियां नहीं बनती, केवल खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती, ये गलत है। राजपूत समाज में विवाह के अवसर पर हाथी दांत का चूड़ा पहनाने की प्रथा है, ये सही है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने दो तस्वीरें हैं, हाथी दांत की चूड़ियां किस प्रकार की होती है ये मैंने रख रखी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कला फौलाद या लोहे पर सोने की सूक्ष्म कसीदाकारी से संबंधित है और इसका उपयोग हथियारों को अलंकृत करने में किया जाता है। सोने पर फौलाद क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है, फौलाद होता है लोहा, इस पे सोने की कलाकारी। मुझे तस्वीर मिली नहीं इसके, वरना मैं तस्वीर लेके आता। और ज्यादातर हथियारों पर इसको अलंकृत किया जाता है, हथियारों पर, ठीक है। तो इस कला को बोलते क्या है भाई, बताइएगा जरा, इस कला को क्या बोलते हैं, कला को क्या बोलते हैं भाई बताइएगा। इस कला को बोलते हैं कोफ्तगिरी, ठीक है, इस कला को क्या बोलते हैं, कोफ्तगिरी इसका नाम है। आगे देखिएगा, थेवा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये थेवा कला की ही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन पढ़िएगा। थेवा कला जो है इसके लिए सही नहीं पूछा है, तो पहला ऑप्शन है ये कला कांच पर सोने की मीनकारी के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये कला विश्व में केवल प्रतापगढ़ जिले तक सीमित है। दूसरा क्या दिया है कि विश्व में कला केवल प्रतापगढ़ जिले तक सीमित है, ये भी सही है। इसके कारीगरों को पन्नीगर कहा जाता है, ये भी सही है। इस कला को जयपुर के राज सोनी परिवार ने विकसित किया था, ये गलत है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा ये जो है ये हो जाएगा, क्योंकि जो राज सोनी परिवार है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में रहते हैं, न कि जयपुर में, ठीक है। मांडना एक पारंपरिक कला है, कहाँ की, गोवा की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की या केरल की। जो दो तस्वीरें रखी है दोनों की, जो दोनों तस्वीरें जो है वो किससे संबंधित है, दोनों मांडना कला से संबंधित है। ये जो कला है ये राजस्थान की प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है। सांझी मंदिर जो उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ मंदिर, उसे सांझी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मच्छिंद्रनाथ मंदिर, ये सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको सांझी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। हालांकि प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा है कि किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है, तो दशहरे से पहले सांझी बनाई जाती है। सांझी में ये जो है ये पार्वती माता का ही प्रतीक है, पार्वती माता। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शाह बैगर छपाई के लिए विख्यात। शाह बैगर यानी कि काला व लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान इसमें प्रसिद्ध है बताइएगा जरा। मथानिया जोधपुर, मांगरोल बारा, खंडेला सीकर, बगरू जयपुर। कौन सा प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है, मैंने दो इमेजेस रखी हैं, आप दोनों से समझ सकते हैं ये दोनों किसकी है, फड़ कला की, तो फड़ कला से ही संबंधित है कौन, श्रीलाल जोशी। राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। मैं जूम करके दिखाता हूँ अगर इसमें क्लियरली इमेज हो तो, नहीं इसमें क्लियर विजिबल नहीं हो पाएगा। बाकी यहाँ पे जब आप गूगल पे सर्च करेंगे इसको तो यहाँ आपको जोधपुर दिखाई दे जाएगा, ठीक है, जोधपुर नाम लिखा दिखाई दे जाएगा। चलिएगा, तो आज की क्लास में हमने 20 प्रश्न ही रखे थे, हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारा गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स हम लोगों को फटाफट से कंप्लीट करना है। अगर क्लास पसंद आई हो, समझ में आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से कल, प्रैक्टिस सेट 8वां करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।